जवाहरलाल नेहरू, ये नाम सुनते ही आधुनिक भारत की नींव की तस्वीर सामने आ जाती है ना? वो शख्स जिन्होंने देश की नींव रखी। लेकिन सवाल ये है कि क्या उनकी विरासत सिर्फ कामयाबियों की ही एक कहानी है, या इसमें कुछ और भी पहलू हैं? चलिए, आज इतिहासकारों और विश्लेषकों की नज़र से उनके कार्यकाल को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि आज़ादी के बाद एक बिखरे हुए देश को एक राष्ट्र के तौर पर खड़ा करने में उनका योगदान जबरदस्त था। पर सोचने वाली बात यह है कि क्या उनके सभी फैसले, हर एक फैसला देश के लिए सबसे सही साबित हुआ? आज इसी की पड़ताल करेंगे। तो आइए एक एक करके उन आलोचनाओं को समझते हैं जो इतिहासकार उनकी नीतियों को लेकर अक्सर करते हैं, और देखते हैं कि इन तर्कों में कितना वजन है। शुरुआत करते हैं विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा से। ये एक ऐसा एरिया है जहां नेहरू के फैसलों पर हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा बहस होती है। हिंदी चीनी भाई भाई, ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये उस दौर की उम्मीद थी, एक सपना था। नेहरू का मानना था कि भारत और चीन, दो महान एशियाई देश, मिलकर शांति की एक नई मिसाल कायम करेंगे। लेकिन ये सपना, ये आदर्शवाद 1962 में बुरी तरह टूट गया। चीन भारत युद्ध हुआ और इस जंग में भारत को एक बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा। एक ऐसी हार जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। और यहीं से शुरू होती है सबसे बड़ी आलोचना। कई एनालिस्ट्स का मानना है कि नेहरू चीन की जो विस्तारवादी सोच थी, जो उनके इरादे थे, उसे सही वक्त पर भांप ही नहीं पाए, और इस एक रणनीतिक चूक की बहुत बड़ी कीमत देश को चुकानी पड़ी। और देखिए, बात सिर्फ विदेश नीति की नहीं थी, बात रक्षा तैयारियों की भी थी। आरोप ये लगते हैं कि हमारी सेना के पास न तो उस वक्त के हिसाब से आधुनिक हथियार थे और न ही वैसी तैयारी थी, जिसका नतीजा 1962 की लड़ाई में साफ साफ देखने को मिला। अच्छा, अब आते हैं कश्मीर के मुद्दे पर। नेहरू जी इस मसले को सुलझाने के लिए इसे सीधा यूनाइटेड नेशंस में ले गए। अब जो लोग उनकी आलोचना करते हैं वो कहते हैं कि बस यही एक कदम था जिसने इस पूरे मामले का अंतर्राष्ट्रीयकरण कर दिया। मतलब जो एक घरेलू विवाद हो सकता था, वो एक ऐसी पेचीदा अंतर्राष्ट्रीय गुत्थी बन गई जिसे हम आज तक सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो हुई विदेश नीति की बात। अब जरा देश के अंदर की नीतियों को देखते हैं, जहां नेहरू की आर्थिक और राजनीतिक सोच को लेकर भी काफी बहस होती है। आइए इसे समझते हैं। तो अब जरा उस दौर की आर्थिक सोच को देखिए। ये जो चार्ट है, ये सब कुछ साफ कर देता है। 60% फोकस भारी उद्योगों पर था, 35% समाजवादी नीतियों पर, और प्राइवेट सेक्टर, उसे मिला सिर्फ 5%। मतलब पूरा का पूरा जोर सरकारी कंट्रोल पर था, और प्राइवेट सेक्टर के लिए तो कह सकते हैं कि दरवाजे लगभग बंद ही थे। और इसी मॉडल पर सवाल उठते हैं। आलोचकों का तर्क है कि इसी वजह से भारत की आर्थिक रफ्तार बहुत धीमी रही, एक ऐसी रफ्तार जिसने हमें कहीं न कहीं पीछे छोड़ दिया, जबकि दुनिया के कई देश तरक्की की तेज ट्रेन पकड़ चुके थे। एक और बहुत अहम आलोचना है, और वो है वंशवाद की राजनीति से जुड़ी हुई। नेहरू के बाद उनकी बेटी इंदिरा गांधी का राजनीति में आना। कई आलोचक मानते हैं कि भारत में यहीं से उस परंपरा की शुरुआत हुई जहां राजनीतिक विरासत परिवार में ही आगे बढ़ने लगी। तो सवाल ये उठता है कि क्या इन सारी आलोचनाओं के पीछे, चाहे वो विदेश नीति हो या आर्थिक मॉडल, कोई एक बड़ी सोच काम कर रही थी? कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसका जवाब नेहरू के अपने नजरिए में ही छिपा है। इस सोच को अत्यधिक आदर्शवाद या एक्सेसिव आइडियलिज्म कहा जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि कई बार नैतिक सिद्धांतों और विचारधारा को जमीनी हकीकत से, प्रैक्टिकल जरूरतों से ज्यादा तवज्जो दी गई। और एनालिसिस यही कहता है कि ये जो आदर्शवादी सोच थी, इसी के चलते अक्सर प्रैक्टिकल फैसले लेने में कमी रह गई, चाहे वो चीन का मामला रहा हो या फिर देश की रक्षा तैयारियों का। तो इन सभी तर्कों और आलोचनाओं को देखने के बाद नेहरू की विरासत को लेकर आखिर क्या कहा जा सकता है? अगर हम इसे समेटें तो प्रमुख आलोचनाएं इन 5 पॉइंट्स के आसपास घूमती हैं। चीन को लेकर कमजोर नीति, रक्षा तैयारियों की कमी, कश्मीर मसले का अंतर्राष्ट्रीयकरण, धीमी आर्थिक ग्रोथ और वंशवाद की राजनीति की शुरुआत। और ये सब हमें एक बहुत बड़े और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या हम आज की समझ और आज के पैमानों से किसी भी ऐतिहासिक नेता का पूरी तरह निष्पक्ष होकर मूल्यांकन कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ नेहरू की विरासत पर नहीं, बल्कि इतिहास को देखने के हमारे अपने नजरिए पर भी सवालिया निशान लगाता है।